हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। पिछले क्लास में हम लोग पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में आपको तत्वों के परमाणुओं के आकार और उनके आयनों का आकार, मतलब परमाणविक आकार और आयनिक आकार पढ़े थे। ये दो टॉपिक हुआ था। इसमें से आपको जो ये दो टॉपिक है ये कंप्लीट हुआ था और होमवर्क दिया गया था आपको आकार अरेंज करने के लिए। पहला होमवर्क जो था वो ये था, चलिए पहला होमवर्क था आपका, अरेंज करना था आकार Na प्लस Ca2 प्लस Mg2 प्लस और O2 माइनस। ठीक है, ये आपको पहला होमवर्क था। हम नीचे करते हैं और लिख लेते हैं। सोडियम था अगला में, फास्फोरस था, सिलिकॉन था और क्लोरीन था। ये पहला होमवर्क था, ये दूसरा हो गया। तीसरा होमवर्क था आपका नाइट्रोजन था, नहीं, नाइट्रोजन, बेरिलियम और फिर नाइट्रोजन लिख दिए थे, नियोन लिखना था, आर्गन और सल्फर। चौथा नंबर में आपका होमवर्क था P3 माइनस, आर्गन, पोटेशियम प्लस, कैल्शियम 2 प्लस, एस्केडियम 3 प्लस और सल्फर 2 माइनस। और जो पांचवा होमवर्क था आपका वो था H प्लस, Li प्लस और बेरिलियम 2 प्लस। ये होमवर्क था आपको हम चर्चा करते हैं इस पे बारी बारी से। परमाणविक आकार के बारे में आपको बतलाया था, आयनिक आकार के बारे में कि बाएं से दाएं अरेंज करना होता है जब आवर्त का बात होता है और आवर्त निकालने आपको आता है। तो एक ही आवर्त का यदि तत्व है तो हम लोग बाएं से दाएं उसको सजा देंगे, या ऐसे समझिए कि बाएं से दाएं परमाणु संख्या में वृद्धि होता है तो परमाणु संख्या के हिसाब से सजा करके भी हम लोग परमाणु त्रिज्या लिख सकते हैं। ठीक है, आयन में आपको बतलाया थे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का आप रेशियो निकालिएगा, बहुत परफेक्ट आएगा। E/P ऐसे इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन का रेशियो, और रेशियो जिसका जितना ज्यादा होगा आकार उतना छोटा होता है। ठीक है, रेशियो ज्यादा होने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन का मान अधिक रहेगा, प्रोटॉन का कम रहेगा। ठीक है, तो उसको हम पहले, अच्छा आयन ही है तो पहले इसी पर चर्चा करते हैं। इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन का मान निकाल रहे हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन Na प्लस है, सोडियम परमाणु 11 इलेक्ट्रॉन होता, ये प्लस है तो 10 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन परमाणु संख्या के बराबर 11। यहाँ E/P का मान क्या होता, इलेक्ट्रॉन 18 है और प्रोटॉन 20 है। ठीक है, यहाँ E/P का मान क्या होता, इलेक्ट्रॉन 10, मैग्नीशियम 2 प्लस है तो इलेक्ट्रॉन 10 और प्रोटॉन की संख्या 12, और यहाँ इलेक्ट्रॉन 10 और प्रोटॉन की संख्या हो जाता आपका ऑक्सीजन परमाणु संख्या 8। तो आप इससे निकालिएगा सबका मान। तो यहाँ जो मान है सबका मान हम लिख दे रहे हैं थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी। ये मान आएगा 0.9, ये जो मान है आपका वो एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि सब आसपास ही मान आएगा। नहीं, ये तो ठीक है, ये 180 हो जाएगा। नहीं, एक डिजिट और जाना पड़ेगा। ये 10/11 रहेगा तो पहले 100 हो जाएगा, एक बार में नहीं लगेगा, 9 बार में डायरेक्ट लगेगा। ये 99, फिर 1, फिर 9 के बाद फिर 0 बैठाना पड़ेगा, 0 फिर उतना ही आएगा, तब फिर 9 आएगा। ये 18/20 है तो ये 180 हो जाएगा, और 20 से भागा देंगे तो 9 बार में लगेगा,
पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। 0 पॉइंट ये एक मिनट, हम एक चीज आपको अभी बतलाया, फिर ये ध्यान देना भूल गया। देखिए, आपको पहले एक चीज ये समझना है कि आवर्त भी समझना है। आवर्त ये समझना है कि सोडियम जो है, सोडियम, वो सोडियम किस आवर्त का है? थर्ड आवर्त का। कैल्शियम फोर्थ आवर्त, और ये दूसरा आवर्त का, और ये मैग्नीशियम तीसरा आवर्त का। तो आवर्त 4 है तो सबसे बड़ा ऐसे ही हो गया। आवर्त सेम रहेगा तब E/P या बाएं से दाएं चेक करना है। आवर्त जिसका बड़ा होगा वो ऑटोमेटिक है कि उसका आकार बड़ा होगा। आवर्त बड़ा होने का मतलब ये है उसमें ऑर्बिट नंबर ज्यादा है, ज्यादा कक्षा में इलेक्ट्रॉन फैले हुए हैं। तो कैल्शियम का परमाणु आवर्त संख्या 4 है, यानी सबसे बड़ा आवर्त है। इसका मतलब ये कि इसका आकार सबसे बड़ा होगा। उसको तो ऐसे ही डायरेक्ट लिख देंगे, आकार का क्रम, आकार का क्रम। तो सबसे बड़ा हो जाएगा Ca2+। अब हम लोग को चेक करना है, तो फिर देखिए सबसे बड़ा ये होगा और सबसे छोटा O2- होगा। नहीं, O2- जो वो क्या होगा? सबसे छोटा होगा, क्योंकि इसका जो आकार है वो छोटा है। आवर्त संख्या कम होने के कारण, दूसरा आवर्त का तत्व है इसलिए। तो बाकी बच गया सोडियम मैग्नीशियम। सोडियम मैग्नीशियम E/P यदि हम लोग समझेंगे तो यहाँ 0.8 आएगा, बराबर 96, यहाँ 0.9। तो E/P का मान जो है वो अधिक है मैग्नीशियम Mg2+ के लिए। मतलब ये, और जिसमें E/P का मान अधिक होगा उसका मतलब ये हो कि वहां पर आकर्षण कम है। आकर्षण क्या है? कम है। तो आकर्षण कम होगा तो उसका आकार बड़ा होगा। जितना ज्यादा आकर्षण होगा, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा आकर्षित करेगा तो इलेक्ट्रॉन सिकुड़ जाएगा, छोटा हो जाएगा तो आकार कम हो जाएगा। और ये किस पर निर्भर करेगा? प्रोटॉन की संख्या पर। यहाँ पर 12 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, और यहाँ 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ खिंचाव ज्यादा ना होगा। यहाँ खिंचाव ज्यादा होगा तो इसका आकार छोटा हो जाएगा। तो इसका जो है O2- हो जाएगा, और इसके बाद सबसे छोटा हो जाएगा सोडियम प्लस Na+, और सबसे कम Mg2+ का आकार हो जाएगा। उसको बाद में कर लेंगे। ये आयनिक आकार हो गया। सोडियम, फास्फोरस, सिलिकॉन और क्लोरीन है। एक बार फिर से आप समझिएगा, इसमें E/P वैल्यू आपको देखना है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मान। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का मान यदि हम लोग ऐसे निकालेंगे अनुपात में, तो प्रोटॉन की संख्या अधिक, ऐसे समझना आपको। E/P का मान कैसे निर्भर करेगा? तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगा, प्रोटॉन की संख्या, तो E/P का मान कम आएगा। और प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि प्रोटॉन बढ़ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बढ़ रहा है। अब आकर्षण बढ़ेगा तो आकार छोटा होगा। और प्रोटॉन की संख्या बढ़ने से मान पर क्या फर्क पड़ रहा है? तो मान पर फर्क पड़ रहा है कि वो घटेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि E/P मान घटेगा तो आकार जो है वो भी घटेगा। E/P बढ़ेगा तो आकार बढ़ेगा। E/P कब बढ़ेगा? जब प्रोटॉन कम होगा। अब प्रोटॉन कम होगा तो आकर्षण कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा दूरी में फैला रहेगा, आकार बड़ा होगा। चलिए, ये बात अच्छे तरीके से आपको फिर से समझना है इसको। पहले चौथा आवर्त का था, फिर इसमें हम लोग क्या कर दिए, वो ठीक है। चलिए, सोडियम है तीसरा आवर्त, फास्फोरस तीसरा आवर्त, सिलिकॉन तीसरा, सब तीसरा आवर्त का है। एक ही आवर्त का रहेगा, परमाणु रहेगा तो बाएं से दाएं सजा देना है। तो बाएं से दाएं कैसे सजेगा? बाएं से दाएं मतलब परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में। तो पहले सोडियम आएगा, फिर सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, फिर क्लोरीन। तो बाएं से दाएं जाने पर आकार घटता है। मतलब एक जिसका परमाणु संख्या बड़ा है, बड़ा वाला बाद में आता है, तो जिसका परमाणु संख्या बड़ा है, अधिक है, वो सबसे छोटा आकार का होगा। तो सबसे ज्यादा परमाणु संख्या क्लोरीन का है, तो आकार का क्रम हो जाएगा, आकार का क्रम, सबसे छोटा क्लोरीन, इससे ज्यादा बड़ा फास्फोरस क्योंकि परमाणु संख्या ज्यादा है, फिर सिलिकॉन, और सबसे बड़ा जो है वो सोडियम हो जाएगा। चलिए, ये हो गया। अगला है
नाइट्रोजन, बेरिलियम, नियोन, आर्गन, सल्फर। नहीं, नाइट्रोजन किस आवर्त का? दूसरा आवर्त का। बेरिलियम भी दूसरा आवर्त का है, नियोन भी दूसरा आवर्त का, आर्गन तीसरा और सल्फर तीसरा। तो पहले तो आकार क्रम सजाएंगे, तो पहले किसका होगा? पहले दूसरा आवर्त वाला का। नहीं, पहले किसका होगा? दूसरा आवर्त वाला का। तो ये दूसरा 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 आवर्त का है, तो ये कन्फर्म है कि इसका आवर्त छोटा है, मतलब आकार भी छोटा होगा, आवर्त कम है तो इन तीनों का आकार इन दोनों से कम होगा, ये कन्फर्म है, मतलब इसका अधिक होगा। अब इनमें अधिक किसका होगा? एक ही आवर्त का, तो परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में सजाना होगा। तो इसका परमाणु संख्या 16, इसका 18, तो मतलब बाद में 18 आ रहा है, तो आर्गन का बड़ा होगा, मतलब इसमें सबसे बड़ा आकार किसका? आर्गन का। लेकिन आप याद कीजिए, सॉरी एक मिनट, हम गड़बड़ बोल दिए। परमाणु संख्या अधिक आ रहा है तो इसका आकार सबसे छोटा ना होगा, बाएं से दाएं जाने पर आकार घटता है। तो सल्फर जो है परमाणु संख्या 16, इसके बाद 18 आता है, तो नियमता बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता है, तो सबसे छोटा आर्गन का होना चाहिए था। लेकिन आप याद कीजिए कि अपवाद स्वरूप आपको बतलाए थे कि हर एक आवर्त में, प्रत्येक आवर्त में जो उसका अक्रिय गैस होता है, उत्कृष्ट गैस जो है, वो सबसे बड़ा आकार का होता है। तो इसलिए सबसे बड़ा आकार का कौन हो जाएगा? आर्गन, फिर उसके बाद सल्फर। इससे छोटा कौन होगा? तो दूसरा ये है, तीनों दूसरा आवर्त का है, तो परमाणु संख्या जिसका बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा। तो इसमें सबसे आपको देखना होगा कि छोटा परमाणु संख्या, सॉरी परमाणु संख्या कम किसका है? तो सबसे कम परमाणु संख्या आपको किसका है? सबसे जिसका कम होगा, इसका है बेरिलियम का 4, इसका 7, इसका 10। तो परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में सजाने पर आपको प्राप्त होता है घटते क्रम परमाणु त्रिज्या। मतलब ऐसे समझिए आप कि बाएं से दाएं जाएंगे तो पहले क्या मिलेगा? बेरिलियम, तब नाइट्रोजन, तब नियोन। तो बाएं से दाएं जाने पर घटता है, तो नियोन का कम होना चाहिए था। लेकिन अभी यहां हम लोग जैसे सीखें कि प्रत्येक आवर्त में उत्कृष्ट गैस का जो आकार है वो सबसे बड़ा होता है, दुर्बल वांडर वाल आकर्षण बल के कारण। तो आर्गन का सबसे अधिक, सॉरी जिस तरह से आर्गन का सबसे अधिक हुआ, उसी तरह से दूसरा आवर्त में सबसे अधिक किसका हो जाएगा? नियोन का। और फिर उसे नियम के अनुसार कर लेंगे। फिर इसके बाद नाइट्रोजन बेरिलियम में किसका होगा? तो बेरिलियम का आकार जो है वो बड़ा होगा। नहीं, बेरिलियम का बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन की संख्या कम है। सबसे छोटा हो जाएगा कौन? नाइट्रोजन। ये क्रम है, अच्छे से आपको ध्यान देना है। उत्कृष्ट गैस जिस आवर्त का रहेगा उसमें सबसे बड़ा होगा वो। उत्कृष्ट गैसें चाहे कोई भी हो, अपने आवर्त में सबसे बड़े आकार के होते हैं परमाणु। जैसे दूसरा में आया तो दूसरा में सबसे बड़ा ही हो गया। अभी इन दोनों में चेक करना था तो बाएं से दाएं चेक कर लेंगे। बाएं से दाएं जाने पर घटता है तो बेरिलियम के बाद नाइट्रोजन आएगा, मतलब नाइट्रोजन का छोटा होगा, तो सबसे छोटा कर दिए। बोलिए दिक्कत है? आपको आकार बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा। चलिए इधर देखिएगा, ये P3 माइनस है, आर्गन है, K प्लस है, Ca2 प्लस है, स्केडियम 3 प्लस है, S2 माइनस है। प्रोटॉन की संख्या से आप समझ सकते हैं इसको डायरेक्ट, प्रोटॉन की संख्या कैसे घट बढ़ रहा है। देखिए ये फास्फोरस है, E/P का मान यदि हम लोग समझेंगे तो क्या हो जाएगा? अच्छा एक चीज, तीसरा आवर्त का इसमें कौन कौन है? ये है, देखिए E/P हो गया इसका, और ये सब जो है चौथा आवर्त का। इसका E/P जो है 1 होता है आर्गन का, हमेशा कोई भी उत्कृष्ट गैस का, क्योंकि जितना उसका आयन तो बनेगा नहीं, तो जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन रहेगा, तो हमेशा मान 1 आएगा। यहाँ E/P लिखेंगे तो 18, 15 इलेक्ट्रॉन और 3 आया है, माइनस है तो आया है, तो 18, परमाणु संख्या 15, तो प्रोटॉन 15 हो गया, मान 1 पॉइंट समथिंग आएगा। इसके बाद तीसरा में यहाँ लिखेंगे तो 18/16, समझ रहे हैं आप? अब इसका आयन इधर देखिए, ये सब एक आवर्त का है। तीसरा में से सजाना होता, इसमें सबसे बड़ा कौन हो जाता? बड़ा या छोटा हम लोग वो अलग बात है। पहले ये तो कंफर्म हो गया कि ये सबसे, इन तीनों से, इन तीनों आयनों से ये छोटे होंगे। क्यों? क्योंकि ये सभी तीसरे आवर्त के हैं। आयन है या परमाणु अलग बात है, लेकिन तीसरे के हैं, इसलिए। ऐसे E/P आप यहां लिखिएगा
तो आएगा 18/19। इसका लिखेंगे 20, 18/20, और यहां लिखेंगे तो आएगा 18/21। ठीक है, तो इधर देखिए डायरेक्ट आप E/P के मान से भी आप सजा सकते हैं, डायरेक्ट E/P के मान से भी सजा सकते हैं बिना आवर्त को समझे हुए भी। इसलिए हम आवर्त से बता रहे थे, आप डायरेक्ट भी सजा सकते हैं। जैसे E/P का मान देखिए यहाँ 18/15 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ये 1 आ गया, तो इसका मान 1, इसका 1 पॉइंट कितना आएगा वो भी बताइए हमको, 1.2 आएगा। ठीक है, और इसका देखिए ये 1.2 से कम आएगा, ये जो है 1.2 से क्या होगा, कम आएगा, 1.1 करके आएगा कुछ। ठीक है, फिर ये 1 हो गया, फिर ये क्या होगा, 1 से कम होगा, मतलब सबसे बड़ा मान ये आया, फिर ये 1 आया, फिर 1 से कम आएगा कौन, 1 से सबसे कम कौन आएगा, ये आएगा। 21 से भागा दे रहा है 18 में, फिर यहाँ 20 से, फिर 19 से। समझ रहे हैं, E/P के मान से भी आप सजा सकते हैं, लेकिन फिर आपको हम बोल रहे हैं ये तीसरा आवर्त में ये आर्गन है, इसको डायरेक्ट E/P से खाली नहीं बैठा देना है, अपने आवर्त में ये सबसे बड़ा होता है, यही ध्यान रखना है बार बार। इसीलिए मतलब इसको छोड़ करके और सब में उत्कृष्ट गैस हम शामिल किए हैं आपको समझने के लिए। बात समझ में आया कि ये E/P के सजाएंगे। देखिए मान लिख देते हैं 1.2 आया, ये यहाँ 1 आ गया, यहाँ आएगा 1.1, और फिर सबसे कम 0. जितना आएगा 9 के आसपास आएगा, कम आएगा, सबसे कम मान ये रहेगा, फिर इससे बड़ा ये रहेगा, और इससे भी बड़ा ये रहेगा, सबसे छोटा मान ये, फिर ये, फिर ये। मतलब छोटा का मान के हिसाब से सजाएंगे तो पहला नंबर ये हो गया, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, ठीक है, इसके बाद चौथा नंबर, इसके बाद ये पांचवा, और सबसे बड़ा छठा, ये हो गया, नंबरिंग कर दिए हम। लेकिन आपको ध्यान देना है कि इन सब में सबसे बड़ा जो आकार होगा वो किसका होगा, आर्गन का। आर्गन को आपको क्रम से नहीं सजाना है, क्योंकि अपने आवर्त में सबसे बड़ा आकार का ये होता है। बोलिए क्लियर हो रहा है। चलिए, तो सबसे छोटा आकार यदि हम बात करें तो सबसे छोटा स्केडियम 3+ का होगा, इसके बाद कैल्शियम 2+ का, उससे बड़ा K+ का, उससे बड़ा H2- का, उससे बड़ा P3- का, और सबसे बड़ा आर्गन का। यही क्रम होगा। हम E/P का मान क्रम लिखे हैं, यहाँ हो गया नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6। लेकिन नंबरिंग के हिसाब से आपको सिर्फ इसको आर्गन को अलग निकाल देना है, क्योंकि उत्कृष्ट गैस है और तीसरे आवर्त का है, सबसे बड़ा आकार होगा इसका। चलिए, और एक लास्ट जो है आपको खुद से कर लेना है। बुक वगैरह से और आवर्त आप देखिएगा कि कैसे सेम आवर्त का रहेगा तो आकार कैसे डिसाइड करेंगे। अगर अलग अलग वर्ग का रहेगा, मतलब वर्ग अगर मिल जाए हमको, बताइए कि अलग वर्ग नहीं एक ही वर्ग, ऐसे रहेगा, सल्फर है, ऑक्सीजन है, सेलेनियम है, सजाइए, तो आपको अच्छे तरीके से वर्ग याद होना चाहिए कि 16 वर्ग का है और इसमें पहले इससे क्रम होता है, तो नीचे जाने पर आकार बढ़ेगा। ये बहुत सिंपल बात होता है, आपको दिक्कत सेम आवर्त में होगा। आवर्त अलग अलग है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जिसका आवर्त बड़ा होगा उसका आकार बड़ा होगा। चलिए, आप बुक से सहायता लेकर के और क्लियर कीजिएगा, समस्या होगा तो और हमको बतलाइएगा क्या दिक्कत है। अब हम अगला आवर्ती गुण पढ़ते हैं। 2 पढ़े थे, परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या। ठीक है, आगे आपको अब हेडिंग देना है विद्युत ऋणात्मकता। चलिए, विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, अगला आपको शायद सी करके बताया था आपको, नंबरिंग हम पहले ही करा दिए हैं। परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, विद्युत ऋणात्मकता, आयनन एंथैल्पी, इसके बाद इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, धात्विक गुण, इतना पढ़ना है हम लोग को। विद्युत ऋणात्मकता के बारे में समझिए। देखिए, विद्युत ऋणात्मकता जो है वो परमाणु का एक विशिष्ट गुण है। क्या गुण? तो किसी परमाणु का वह गुण, वह प्रवृत्ति जिससे उसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का क्षमता हो जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को
विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। किसी में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति है तो बोलेंगे विद्युत ऋणात्मकता है उसमें, ठीक है। और जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति नहीं होगी क्या बोलेंगे, उसमें विद्युत ऋणात्मकता नहीं है। अब विद्युत ऋणात्मकता का उल्टा गुण होता है, विद्युत ऋणात्मकता नहीं है इसका मतलब क्या है, इसका उल्टा विद्युत धनात्मकता है। और चूंकि विद्युत ऋणात्मकता से आपको क्लियर हुआ कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं, तो विद्युत धनात्मकता क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को। जो ग्रहण नहीं करेगा वो त्यागेगा, तो ग्रहण करने की प्रवृत्ति को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं, तो त्यागने की प्रवृत्ति को क्या कहेंगे, विद्युत धनात्मकता। लेकिन आपको केवल विद्युत ऋणात्मकता अच्छे तरीके से समझना है। विद्युत ऋणात्मकता क्लियर हो गया क्या है। विद्युत ऋणात्मकता को आपको बार बार नहीं देखना है, मतलब बोल के नहीं देखना है, आपको केवल ऐसे ही देख के काम चला लेना है, पढ़ने का प्रयास नहीं करना है। टेढ़ा वर्ड है, मुंह ना टेढ़ा हो जाएगा, और आप लोग पूरा जीवन अभी बाकी है। तो मेरा क्या है, मेरा तो सब निकल गया, मुंह टेढ़ा हो या सीधा रहे, अब कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आपको बहुत फर्क पड़ेगा। तो इसीलिए ध्यान देना है, बार बार नहीं बोलना है आपको, हम बोल रहे हैं तो अलग बात है। तो विद्युत ऋणात्मकता जो है उसका अर्थ क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को विद्युत ऋणात्मकता कहेंगे। कैसे पहचानते हैं कि किसका विद्युत, हाँ पहले तो ये समझना कि विद्युत ऋणात्मकता अधिक और कम होने का मतलब क्या होगा। किसी परमाणु का विद्युत ऋणात्मकता जैसे ए है और बी है, ए और बी है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता जो है वो ए का अधिक है बी से। इसका मतलब क्या है कि ए में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बी से अधिक है, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये आसानी से ग्रहण करेगा इसके रिस्पेक्ट में। विद्युत ऋणात्मकता अधिक होने का मतलब ये है कि जिस परमाणु का विद्युत ऋणात्मकता मान अधिक होगा उसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अधिक होगी। सबका कुछ न कुछ प्रवृत्ति होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का प्रवृत्ति सब में कुछ न कुछ होता है, किसी में अधिक किसी में कम, मतलब ये कि विद्युत ऋणात्मकता मान सबका कुछ न कुछ होगा, और जिसका अधिक होगा उसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अधिक समझी जाएगी। मतलब ये होगा कि उसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का गुण अधिक है। सिर्फ किसमें नहीं होता है, जो उत्कृष्ट गैस है, क्रिय गैस है, जो उत्कृष्ट गैस है, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, ये सब, इनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का प्रवृत्ति नहीं होता, अर्थात विद्युत ऋणात्मकता का मान शून्य होगा। अब प्रश्न आता है कि इसका मान कैसे हम लोग निकालते हैं। तो मान निकालने के लिए हायर क्लास का चीज है कि मान कैसे निकालते हैं, किस तत्व का कितना विद्युत ऋणात्मकता होता है। लेकिन आपको हम कुछ प्रमुख तत्वों का एक हम लोग को निकालने के लिए नहीं सीखना है, लेकिन कुछ तत्वों का जो निकाल करके बतलाया गया है उसको आपको याद रखना जरूरी होगा। उसमें से जो प्रमुख है उसको हम लिख देंगे कि किन किन तत्वों का विद्युत ऋणात्मकता आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है। अभी इतना याद रखना है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जो है वो फ्लोरीन होता है, ए परमाणु संख्या 9, ये पूरे तत्वों में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का गुण सबसे ज्यादा इसमें होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन आएगा और सभी तत्व भीड़ लगाए रहेंगे तो कौन इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, फ्लोरीन। क्यों, तो उसमें उसका विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक 4 होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का गुण सबसे अधिक होगा। तो इलेक्ट्रॉन अगर आता है सब तत्व रहेंगे तो वो छीन लेगा, उसमें ज्यादा प्रबलता है, ज्यादा मजबूत है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के सेंस में। तो कुछ प्रमुख तत्वों का हम लोग फिर पढ़ेंगे, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि आवर्त सारणी में विद्युत ऋणात्मकता बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा, ऊपर से नीचे वर्ग में क्या होगा। और अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक ये होगा कि विद्युत ऋणात्मकता का महत्व क्या है, विद्युत ऋणात्मकता का मान घट जो है वो अधिक है कम है, इसका क्या क्या महत्व होगा, क्या क्या चीज इससे हम लोग को जानकारी प्राप्त होता है, सो सीखेंगे। चलिए देखिएगा, डैश देखिए इसमें विद्युत ऋणात्मकता में लिखिएगा, किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति, किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है, विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, विद्युत ऋणात्मकता
पैराग्राफ चेंज करके आपको लिखना है विद्युत ऋणात्मकता का मान आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है, जबकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, जबकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटता है। एक बार और पैराग्राफ चेंज करेंगे, लिखेंगे किसी परमाणु के विद्युत ऋणात्मकता का मान अधिक होने का अर्थ यह है कि, अधिक होने का अर्थ यह है कि उसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति, उसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अधिक है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अधिक है। चलिए इसमें लिखेंगे आगे, कुछ प्रमुख तत्वों के विद्युत ऋणात्मकता मान इस प्रकार हैं। कुछ प्रमुख तत्वों के विद्युत ऋणात्मकता मान इस प्रकार है। नाइट्रोजन का 3, ऑक्सीजन का 3.5, फ्लोरीन का 4 सबसे अधिक। इसके बाद फास्फोरस का 2.1, सल्फर का 2.5, क्लोरीन का भी 3 होता है, और ब्रोमीन का 2.8, आयोडीन का 2.5। यही आपका क्रम है ना। इतना आपको याद रखना है, इतने तत्वों का विद्युत ऋणात्मकता मान याद रखना है। और इसका मतलब सिर्फ ये समझना है कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है तो इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति ऑक्सीजन में अधिक है। वो इसलिए कि ऑक्सीजन के विद्युत ऋणात्मकता मान 3.5 है, जो नाइट्रोजन के विद्युत ऋणात्मकता मान से अधिक है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का प्रवृत्ति ऑक्सीजन में अधिक होगा। चलिए इतना आपको याद कर लेना है। और फिर इसका लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग क्या पढ़े, एक मिनट और, क्या अभी हम लोग पढ़े कि आवर्त बाएं से दाएं जाने पर, देखिए तो ये बाएं से दाएं है ना इधर, तो क्या पढ़े कि आवर्त बाएं से जाने पर मान बढ़ता है, तो बढ़ रहा है ना मान बढ़ेगा। और वर्ग में जाएंगे तो घटेगा, घट रहा है, कहीं भी देख लीजिए आप, घट रहा है। सबका विद्युत ऋणात्मकता मान होता है, सिर्फ उत्कृष्ट गैस को छोड़कर के उसका मान 0 होता है। और इसका मतलब ये कि उसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति नहीं होती है। चलिए अब इसका लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे विद्युत ऋणात्मकता का कि महत्व क्या है। हेडिंग देना है आपको, विद्युत ऋणात्मकता का महत्व। विद्युत ऋणात्मकता मान का महत्व लिखिएगा, विद्युत ऋणात्मकता मान का महत्व हेडिंग देना है। चलिए हेडिंग दे दिए, पहला पॉइंट लिखना है। पहला पॉइंट लिखिएगा, विद्युत ऋणात्मकता मान की सहायता से, विद्युत ऋणात्मकता मान की सहायता से, विद्युत ऋणात्मकता मान की सहायता से किसी
किसी बंधन की ध्रुवता मापी जाती है। पोलराइजेशन, किसी बंधन की ध्रुवता मापी जाती है। बंधन की ध्रुवता समानुपाती होता है डेल्टा ईएन। ईएन मतलब विद्युत ऋणात्मकता। ईएन का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ये ईएन शॉर्ट में इसको लिखते हैं ईएन, विद्युत ऋणात्मकता। डेल्टा मतलब क्या? परिवर्तन। मतलब डेल्टा ईएन का मतलब होगा विद्युत ऋणात्मकता में परिवर्तन। और विद्युत ऋणात्मकता में परिवर्तन जिसके लिए अधिक होगा उस बंधन की ध्रुवता भी अधिक होगी। एग्जाम्पल देखिएगा, हमको चेक करना है HCl है, HI है, HBr है और HF है। बतलाना है कि इसमें किस बंधन की ध्रुवता अधिक है। ध्रुवता आप समझते हैं ना, बंधन ध्रुवीय ध्रुवीय होता है। किसके बीच में? यदि असमान परमाणु है तो बंधन ध्रुवीय होगा, और समान परमाणु है A है, जैसे H के बीच में, तो ये बंधन जो है यह ध्रुवीय होता है। ध्रुवीय बंधन कब होगा? जब परमाणु अलग अलग विद्युत ऋणात्मकता वाला होगा, मतलब अलग अलग परमाणु होगा तब। ये जो है ये बंधन, ये वाला, ये बंधन ध्रुवीय होगा और ये अध्रुवीय होगा। ठीक है, ये आपको पांडे सर बताए होंगे केमिकल बॉन्डिंग में। ठीक है, तो आपको चेक करना है कि HCl के बीच में ध्रुवता ज्यादा है कि यहाँ है कि HBr कि HF। तो क्या देखना होगा? डेल्टा ईएन का मान निकालना होगा। ये आपको लिख लेना है, वो जो बात लिखा है उसके नीचे ये लिखना है, तब एग्जाम्पल। तो पहले निकालेंगे डेल्टा ईएन। डेल्टा ईएन का मतलब क्या? विद्युत ऋणात्मकता में अंतर। यहाँ हाइड्रोजन है तो यहाँ क्लोरीन है, तो क्लोरीन का विद्युत ऋणात्मकता 3 माइनस अंतर निकाल रहे हैं हाइड्रोजन का 2.1, कितना आएगा? 0.9 आया। यहाँ देखिए इस तरह से इसका निकालेंगे, HI का निकालेंगे डेल्टा ईएन, तो क्या आएगा? I का कितना आया था अभी? 2.5 माइनस 2.1, तो आया कितना? 0.4। इसके बाद HBr का निकालेंगे डेल्टा ईएन, तो क्या होगा? ब्रोमीन का 2.8 माइनस 2.1, तो 0.7। और इसका निकालेंगे डेल्टा ईएन, तो क्या होगा? 4 माइनस 2.1, क्या हो गया? 1.9। अभी क्या पढ़े हैं? डेल्टा ईएन का मान बढ़ने से ध्रुवता बढ़ता है, तो सबसे अधिक मान किसका है? HF का, तो सबसे ज्यादा ध्रुवीय होगा। बंधन ध्रुवता का क्रम, बंधन ध्रुवता का क्रम, बंधन ध्रुवता का क्रम क्या होगा? तो डेल्टा ईएन का मान बढ़ने से बंधन की ध्रुवता बढ़ती है। सबसे अधिक मान 1.9 आया HF का, HF सबसे अधिक ध्रुवीय होगा। इसके बाद कौन होगा? सबसे बड़ा अनुमान ये है HCl, तब HBr, और सबसे कम ध्रुवीय HI होगा। क्लियर हो रहा है? इस तरह से हम लोग महत्व पढ़े। पहला बंधन की ध्रुवता, 2-3 और महत्व पढ़ेंगे, इसके बाद विद्युत ऋणात्मकता कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग को 2-3 और बच जाएगा, आयनन एंथैल्पी वगैरह अगले क्लास में पढ़ेंगे। अच्छे से रिवीजन कीजिए आप। धन्यवाद।